आप लोग बेहतर होंगे। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे लाइट, जो प्रकाश वाला लेसन है, इसमें आगे के बारे में आगे हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जाने थे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। अब इसमें हम इससे आगे रिलेटेड और भी बातें जानेंगे, जो कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इसे समझाया जाएगा आपको। जैसे हम सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने आपको अपवर्तनांक के बारे में बताया था कि अपवर्तनांक क्या चीज होता है, इसको परिभाषित कैसे करते हैं। आइए हम देखते हैं कि सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। पहले हम जानेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक। तो सापेक्ष अपवर्तनांक को समझने के लिए हम यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करते हैं। जिससे आप नीचे समझ लीजिए कि जल है और ऊपर समझ लीजिए वायु है, और ये दोनों को बांटने वाला तल है, और ये अभिलंब है, इसका नॉर्मल हो गया। तो जब प्रकाश किरणें, अब इसमें कोई प्रकाश किरण हम छोड़ रहे हैं और एक माध्यम से ये दूसरे माध्यम में जाकर के अपवर्तित हो रही है, क्या कह सकते हैं कि वायु से जल में इसका अपवर्तन हो रहा है। अगर हम इसको दोनों को माध्यमों के नाम से दे दें कि इसको माध्यम एक नाम दे दिया जाता है, इसका माध्यम दो कह देते हैं। यदि इसमें प्रकाश की चाल को हम V1 कह देते हैं, इसमें प्रकाश की चाल को हम V2 के नाम से दर्शा देते हैं। और यहाँ पर जो आपतन कोण है, इसको हम I के नाम से जानते हैं, I कह देते हैं, इसको हम R कह देते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक के नाम से जाना जाता है, और इसको इस प्रकार से दिखाया जाता है N/1। इस प्रकार से पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ऐसे इसको पढ़ते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, क्या ऐसे कर सकते हैं, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। इस प्रकार से ऐसे दिखाते हैं इसको। और अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक को इस प्रकार से दर्शाने के लिए बताया जाता है कि माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटे माध्यम दो में प्रकाश की चाल। हम इसको दिखा सकते हैं, बताया गया माध्यम एक में प्रकाश की चाल V1 है और माध्यम दो में प्रकाश की चाल V2 है। और स्नेल के नियम के अनुसार ये जो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या होती है, ये समानुपातिक होती है। तो इसके आधार पर बताया जाता है कि ये हो जाया करता है आपतन पहले माध्यम के लिए। देखिए पहले माध्यम में आप देख रहे हैं आपतन हो रहा है, आपतन कोण यहाँ पर बनेगा, और दूसरे माध्यम में आप देख रहे हैं अपवर्तन कोण बन रहा है। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा साइन I बटे साइन R। तो इस प्रकार के अपवर्तनांक को हम सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब दूसरा इसमें हम जानेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक कि निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। यदि पहला माध्यम निर्वात हो, जैसे यदि हमारा प्रकाश, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ये आप समझ लीजिए नीचे वायु है और ऊपर जो है आप निर्वात समझे, निर्वात। अब इसमें से प्रकाश की किरण आ रही है, तो जब प्रकाश किरणें निर्वात से होकर के वायु में, जल में या कांच में ऐसे इसी में प्रवेश करती हैं, तो हम ऐसे कर सकते हैं यदि पहला माध्यम निर्वात हो, वैक्यूम हो, तो निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। स्पष्ट यानी निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को, यहाँ पर एक निर्वात है, यहाँ पर कोई माध्यम रख दिया जाएगा, निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं आगे टॉपिक क्रिटिकल एंगल के बारे में। क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या चीज होता है, आप इस बात से परिचित है कि आपतन कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण क्या होता है, आपतित किरण क्या होती है, अपवर्तित किरण क्या होती है। तो इसमें हमने सिर्फ इतना ही बता रखा है
कि यहाँ पर एक ऊपर माध्यम कांच लिया गया है, नीचे माध्यम वायु लिया गया है, अर्थात हम ये आपको बता देना चाहते हैं पहले कि क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन जैसी घटनाओं का अध्ययन करने के लिए हम प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तन कराते हैं। तो हमारा जो कांच हो गया ये सघन माध्यम हो गया और जो वायु हो गया विरल माध्यम हो गया। तो इसके बारे में हम ऐसे देखेंगे कि पहला माध्यम जो होगा हमारा प्राय सघन हुआ करेगा और जो दूसरा माध्यम होगा ये विरल माध्यम हुआ करेगा। इसको ध्यान देंगे इस बात का। जैसे देखिए कांच और वायु में हमारे यहाँ पर आपतन कोण दिखाया गया है आई है, यहाँ पर अपवर्तन कोण दिखाया गया है आर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर अपवर्तन कोण का मान थोड़ा सा और अगर बढ़ जाए तो ये लगभग इसके तल को टच करके जाने लगेगी। वह तल जो दोनों को बांट रहा है कि ऊपर कांच है नीचे वायु है, ये वही तल है। ये तो नॉर्मल हो गया, आपको ये बांटने वाला तल हो गया। अब इसमें हम देखेंगे कि अगर ये थोड़ा सा और ऊपर से जाता, बस थोड़ा सा ही और ऊपर से जाता तो ऐसा लगता कि अब यहाँ का जो कोण है ये वाला कोण 90 अंश का हो जाता। तो अब ध्यान देंगे तो ऐसे कंडीशन में वह आपतन कोण के ऊपर ही निर्भर करेगा कि अगर हम ये वाला कोण थोड़ा सा और बढ़ा दें, आई से थोड़ा I1 कर दें, मतलब इसका मान थोड़ा सा बढ़ा दें, तो ये हो सकता है कि और ऊपर से होकर टच करके चला जाए। तो परिभाषा देते हैं कि वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये आपतन कोण हो गया आई और यहाँ पर अपवर्तन कोण हो गया आर, लेकिन यहाँ पर आपको अपवर्तन कोण का मान 90 अंश देखने को मिलेगा कि यह कोण 90 अंश का हो जा रहा है। तो परिभाषा दी जाती है कि वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, मतलब कि हम आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दें कि अपवर्तन कोण जो है 90 अंश का बनने लगे, तो इस आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। अब इसके बाद क्रांतिक कोण से ही रिलेटेड जुड़ा हुआ अगला जो है डिफिनेशन हम लोग जानेंगे। इसे हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? बस इसी से, यदि क्रांतिक कोण का मान, ये हमारा क्रांतिक कोण हो गया, यदि क्रांतिक कोण का मान थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, बात को समझेंगे, यदि क्रांतिक कोण का मान थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं ये I हो गया, इसको I1 से दिखा सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि I2 हो गया, और यहाँ पर बता सकते हैं कि I1 इज ग्रेटर देन I। I का मान क्या है? I1 का मान I से अधिक है। तो ऐसे में क्या हो जा रहा है ना, ये इसको टच करते हुए चला जा रहा है माध्यम के तल को, 90 अंश का कोण बना दे रहा है अपवर्तन, इसलिए इस कोण को हम क्रांतिक क्रिटिकल एंगल कर देते हैं। तो फिर इसके बाद अब ऐसे करें कि थोड़ा सा इसको और झुका दें, I2 कर दें I1 से बढ़ाकर, और ये बताया जाए कि I2 इज ग्रेटर देन I1। तो परिभाषा क्या होगी? यदि क्रांतिक कोण का मान थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, I2 बढ़ गया, यदि क्रांतिक कोण का मान थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ा दिया जाए, तो ऐसे कंडीशन में जो अपवर्तित किरण होती है, अपवर्तित किरण, ये वाली किरण अपवर्तित हो रही है, अपवर्तित किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश किए बिना, दूसरे में प्रवेश नहीं कर रही है, प्रवेश किए बिना पहले माध्यम के तल से ही पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। फिर से एक बार स्पष्ट समझ लें, यदि आपतन कोण का मान या कह सकते हैं क्रांतिक कोण का मान थोड़ा सा भी और बढ़ा दिया जाए, तो अपवर्तित किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश किए बिना ही पहले माध्यम में पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस एग्जाम्पल में इसमें आपको बताया जाएगा, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर बताया गया है कि हीरे का कम प्रकाश में भी चमकना। जो हीरा होता है अगर कम प्रकाश में रात्रि में भी अगर इसको देखा जाए तो ये काफी तीव्र चमकता है। ऐसा हीरे में क्रिस्टलाइड स्ट्रक्चर और जो है कह सकते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण होता है। पहली बात की हीरा क्रिस्टलाइड होता है, और ये भी बात है कि अब तक खोजे गए सभी पदार्थों में से हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ माना गया है। और दूसरी बात है कि यह क्रिस्टलों में बना होता है, और इसमें कुछ इस प्रकार के क्रिस्टलों से ये बना होता है कि जब कोई प्रकाश इसके अंदर प्रवेश करता है तो
वह बाहर न निकल पाने के कारण बार बार उसी में उसका अपवर्तन हो जाया करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है बार बार, इसको अपवर्तन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे, जिसकी वजह से हीरा काफी तीव्र चमकता है। कांच में आई दरार का चमकना, यदि कोई कांच का टुकड़ा ले लें आप, तो कांच के टुकड़े में आप प्राय देखेंगे यदि कोई दरार आ जाए तो कांच के टुकड़े में जहां पर दरार आ जाती है वह दरार काफी तेजी से चमकती है। ऐसा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण होता है। और यदि जल में कोई परख नली डूबी हुई हो, कांच की परख नली, अगर आप जल ले लें, बीकर ले लें और उसमें कांच की कोई परख नली, टेस्ट ट्यूब जिसे कहते हैं, उसको डुबो दिया जाए तो आप उसको देखेंगे तो वह टेस्ट ट्यूब बहुत तीव्र गति से चमकता है। इससे घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। अर्थात जो भी आपको ये बताया है कि ऐसी घटना होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश किए बिना ही पहले ही माध्यम से पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाया करता है। फिर इसके बाद जल में सिक्के आदि का, या जो है कि जल में कभी आप देखेंगे कि कोई प्रकाश आता है और चौंध सा आ जाया करता है जल से परावर्तित होकर के, तो यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन की होती है। मृग मरीचिका का बनना, जैसे ऐसा लोग कहानियों में बताया करते हैं, कभी कभी लोग आप सुने भी होंगे, कुछ साहित्य आदि में पढ़े भी होंगे, लिटरेचर आदि में मिला भी होगा आपको बचपन से पढ़ने के लिए, कि जो ऊंट होता है उसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, और लेकिन जो ऊंट जब रेगिस्तान में चला करता है तो कभी उसको प्यास लगी रहती है, तो वो दूर की तरफ जब देखता है तो जो बालू के बड़े बड़े टीले होते हैं वह पानी की तरह से झिलमिल झिलमिल करते हुए नजर आते हैं, और उसको ऊंट को ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पर पानी होगा, और वहां पर वो पानी की तलाश में जब वहां पर पहुंचता है तो उसको बालू नजर आता है और वहां पर पानी नहीं होता है। तो यह पानी न होना और वहां पर बालू के मतलब पानी की तरह से झिलमिलाना, ऐसी घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण भी होता है। और ऐसी मृग मरीचिकाएं जो होती हैं, यह हिम शिखर के आसपास भी जो बर्फीले शिखर होते हैं उनमें भी बना करता है। तो इस प्रकार से आपने जाना कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल भी आपने देखा। अब हम इसमें जानेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? तो सूर्य के प्रकाश किरणों का वायु कणों के द्वारा या धूल कणों आदि के द्वारा वायुमंडल के सभी दिशाओं में फैल जाने की घटना जो होती है, इसको हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बट यहाँ पर एक प्रकाश के प्रकीर्णन को हम कुछ और प्रकार से बताएंगे, जिसको हम वर्ण विक्षेपण के नाम से जानेंगे। प्रकाश प्रकीर्णन, जैसे आप रोशनदान से आने वाले प्रकाश को आप देखेंगे तो वह प्रकाश आपको दिखाई देगा, बट आप कभी रात्रि में टार्च को जला करके देखें, अगर रात्रि में आप टार्च को जलाते हैं तो टार्च जो फोकस जाता है उसके आसपास की वस्तुएं भी धुंधली धुंधली दिखाई देती हैं। तो जो आसपास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मार्ग में धूल के कण पड़ते हैं वह प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, और वो जब गति करके उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर प्रकाश कम होता है तो वहां पर प्रकाश का उत्सर्जन कर देते हैं, जिसकी वजह से आसपास भी हल्का हल्का प्रकाश हमें दिखाई देता है। इसी घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश की किरणों का वायु में उपस्थित धूल कणों आदि के द्वारा सभी दिशाओं में फैल जाने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यहाँ पर हमको जानेंगे प्रकाश प्रकीर्णन के आधार पर प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म के द्वारा यहाँ पर एक प्रिज्म बनाया गया है, हम इसमें वर्ण विक्षेपण के बारे में जानेंगे। वर्ण विक्षेपण, वर्ण मीन्स कलर, जिसको रंग कहते हैं, विक्षेपण का विक्षेपित हो जाना, अर्थात अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाना। जब किसी प्रिज्म पर किसी एंगल से प्रकाश की किरणों को डाला जाता है तो प्रिज्म के द्वारा प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होने पर, जब प्रकाश किरणें इससे अपवर्तित होती हैं तो 7 रंगों की पट्टिकाओं के रूप में विभक्त हो जाती है, जिसे हम प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यह घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। वर्ण क्रम होता है। अब इसमें हम जानेंगे कि ये कौन कौन से 7 रंग होते हैं।
अब एक बात ये भी जाने स्पष्ट रूप से कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग पाए जाते हैं। ये 7 के 7 रंग कौन कौन से? यहाँ पर लिखा गया बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसको आप एक सेंटेंस के रूप में जानेंगे, जिसे हम सेंटेंस का नाम देते हैं बैगनी आ हपीना ला। बैगनी आ हपीना ला एक सेंटेंस है। बैगनी वैसे बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इस प्रकार से ये 7 रंग हैं जो क्रम से सूर्य के प्रकाश में पाए जाते हैं। और इसमें ये भी आपको बताया जाएगा कि इसको इंग्लिश सेंटेंस के द्वारा भी याद कर सकते हैं, जिसको हम लिखते हैं विबज्योर, VIBGYOR, विबज्योर। तो वी से वायलेट, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इस प्रकार से हम इन्हें जानते हैं। तो आप ये प्रयोग करके देख सकते हैं प्रिज्म के द्वारा घर पर कि वास्तव में 7 रंगों में विभक्त होता है कि नहीं। जैसा कि आप एक्सपेरिमेंट में क्या देखेंगे, फिर इससे पहले तो आप सभी लोग जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं, जब कभी कभी बरसात के मौसमों में इंद्रधनुष बना करता है तो आपको इसमें ये 7 रंग दिखाई देंगे। कुछ रंग उसमें इस प्रकार से मिले हुए होते हैं कि जिनको पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, नहीं पहचाने जा सकते हैं। और इनको न पहचानने का एक ही कारण होता है, इनकी तरंग दैर्ध्य। इनकी तरंग दैर्ध्य एक दूसरे से काफी मिलती नहीं है, एक दूसरे से क्रम में होती है। इस प्रकार से क्रम में होती है कि वो एक दूसरे के इतने करीब होते हैं सतह में कि वो पहचानने में थोड़ा मुश्किल होता है। तो जैसे आपको बताया जा रहा है इसमें, ये जो 7 रंग की तरंग दैर्ध्य है, 7 रंगों की तरंग दैर्ध्य में जो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य होती है सबसे अधिक प्राय 7800 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। और जो बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य होती है, इसकी तरंग दैर्ध्य 3900 मीन्स या कह सकते हैं कि 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। इसी प्रकार से 39 के बाद इसकी 4300 के आसपास होती है, 43 के बाद 4600, ऐसे इस प्रकार से इनकी तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में पाई जाती है। तो आपने ये देखा कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है और प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण क्या होता है, और इसमें किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है और किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंस है कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक 7800 एंगस्ट्रॉम होती है और बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम 3900 एंगस्ट्रॉम या कहीं 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास भी दिया जाता है। और इसमें ये बात ध्यान रखेंगे कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। ये बात आप याद रखेंगे। अब इसमें हम ये जानेंगे इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल के बारे में कि प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित कुछ एग्जाम्पल। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। जब सूर्योदय होता है, सूरज कभी निकलता है सुबह के समय, आप देखें उसको ध्यान से, और सूर्य अस्त होता है, डूबने लगता है, तो आप सूर्य को देखें काफी लाल ही रंग में दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? तो अब आपको अभी बता देते हैं कि इसमें लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। तो याद रखें, जिस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है उस रंग की तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और वह वायुमंडल में सबसे अधिक दूरी तय करती है, जिसके कारण वह अधिक से अधिक दृश्य क्षेत्र में पहुंच पाती है। इसलिए वह अधिक से अधिक लोगों के द्वारा दिखाई भी देती है। इसलिए सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें बताया जाता है, आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो याद रखेंगे कि बैगनी रंग और नीले रंग, ये जो दोनों की तरंग दैर्ध्य काफी कम होती है, कि इन रंगों की तरंग दैर्ध्य काफी कम होती है और जिन रंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है या कम होती है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। प्रकीर्णन, स्कैटरिंग, बिखराव सबसे ज्यादा होता है। इसलिए वायुमंडलीय क्षेत्र में बैगनी रंग का, आसमानी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। अब इसके आधार पर रात्रि में
और अगला एग्जाम्पल हम जानते हैं, रात्रि में तारों का टिमटिमाना। रात्रि में तारे टिमटिमाते हुए क्यों नजर आते हैं? यदि आप रात्रि के समय तारों को ध्यान से देखें तो कुछ आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे कोई तारा बार बार जल और बुझ रहा है, उसका प्रकाश कम अधिक हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? इस पर आपको बताते हैं कि आप देखेंगे वायुमंडल में धूल के बहुत सारे कण होते हैं। जब प्रकाश की किरणें वहां से चलती हैं तो उन धूल कणों से बार बार टकराती हैं। बार बार टकराने के वजह से उनका मार्ग रुकता है फिर आता है, रुकता है आता है, टकरा कर आती रहती है, रुकती रहती है, आती रहती है, रुकती रहती है, जिसकी वजह से हमारे आंखों तक प्रकाश कभी आता है कभी नहीं आता है। तो इस वजह से हमें वह कभी दिखाई देता है और कभी नहीं दिखाई देता है, अर्थात वो इतनी तीव्र गति से होता है कि न दिखाई देना ऐसा नहीं हो सकता है। तो इतनी तीव्र गति से होता है कि बार बार आना और न आना प्रकाश का। इस वजह से वह रात्रि के समय हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं और जो बार बार प्रकाश रुकता है वो वायुमंडल में फैल जाया करता है इधर उधर। इसलिए प्रकाश प्रकीर्णन की इस घटना के कारण रात्रि में जो तारे होते हैं टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अब एक बात ये भी हम जान लेते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य होता है इसको कैसे अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। आप एक बात ध्यान देंगे, हमारी ये पृथ्वी है, पृथ्वी का वायुमंडलीय क्षेत्र हो गया, ये हमारी अर्थ हो गई और ये एटमॉस्फेयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, हमारा वायुमंडल क्षेत्र हो गया पृथ्वी के चारों ओर। तो आप ये बात ध्यान देंगे कि जब सूर्य यहाँ पर पृथ्वी के ऊपरी सतह पर होगा तो इसको यहाँ तक आने में कम दूरी तय करना पड़ेगा। जब हमारा सूर्योदय हो रहा होगा, सूर्य निकल रहा होगा तो इस समय वायुमंडल में इसकी अधिक दूरी तय करना पड़ेगा। तो एक बात याद रखना स्पष्ट रूप से कि सूर्योदय जब होता है इस समय सूर्य को वायुमंडलीय क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए या पार करने के लिए अधिक से अधिक दूरी तय करना पड़ता है और अधिक दूरी तय करने में जिसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होगी वही दूरी अधिक तय कर पाएगी और जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी वह पहले ही स्कैटर हो जाएगा, मींस दैट फैल जाएगा, बिखर जाएगा और वह सभी के आंखों तक प्रकाश को पहुंच नहीं पाएगा, जिसकी वजह से वो रंग हमें दिखाई नहीं देंगे। यही रीजन होता है कि सूर्योदय के समय जो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य होती है वायुमंडल में अधिक दूरी तय कर पाती है और अधिक लोगों के द्वारा दृश्य हो पाता है, दिखाई दे पाता है। इसीलिए सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय भी यही कंडीशन होगी, सूर्य लाल दिखाई देता है और बाकी अन्य समय पर इसको वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है। इसलिए यह पूरे प्रकाश में जब सभी सूर्य के सभी प्रकाश दिखाई देने लगते हैं तो बिल्कुल सफेद रंग हो जाता है। आप देखेंगे दोपहर के समय तो पूर्ण रूप से सूर्य सफेद रंग में दिखाई देता है। इसको वायुमंडलीय दूरी तय कम करनी पड़ती है और जब वायुमंडलीय दूरी तय कम करनी पड़ेगी इसकी वजह से अधिक प्रकाश भी आ पाता है, अधिक तरंगदैर्घ्य आ पाती है, जिसकी वजह से अधिक रेडिएशन आ पाता है, जिसकी वजह से धूप तीव्र होती है और दोपहर के समय गर्म या उष्मा भी अधिक होती है, गर्माहट भी बहुत ज्यादा हुआ करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसमें जाना कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, या इससे पहले हम लोग जाने सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, क्रांति कोण किसे कहते हैं, कोण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, इससे संबंधित हम लोगों ने एग्जाम्पल के बारे में भी देखा। तो ये लेसन था आप लोगों का प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश अपवर्तन हम किसे कहते हैं इसको भी आप लोगों ने देखा। तो यदि आपको ये लेक्चर समझ में आए, पसंद आता है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो वॉचिंग करने के लिए थैंक्स।